दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसने पूरे कोलकाता को दहला कर रख दिया था। और ये केस अपने आप में ही एक अजीब केस था, जहां पहले तो अपराधी को फांसी पर चढ़ाने के लिए लोगों ने सड़कों पर खूब प्रदर्शन किया और फिर बाद में फांसी के फंदे पर झूल चुके आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए रैलियां निकली। और ये हत्याकांड आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, हम कोलकाता के मशहूर धनंजय चटर्जी और हेतल पारेख केस की बात कर रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप जल्दी से वारदात अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्राइम स्टोरी शुरू होती है 1990 से, जहां हेतल पारेख 18 साल की हो चुकी थी और वो 10th क्लास में पढ़ती थी। वो कोलकाता में आनंद अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर अपने पिता नागरदास पारेख और माँ यशोमती पारेख और भाई भावेश पारेख के साथ रहती थी। दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जो पहला मैं आपको पारेख फैमिली के बारे में बता चुकी हूँ और दूसरा पहलू कुछ इस तरह है। 1987 में आनंद अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड को पोस्ट किया जाता है और जिसका नाम था धनंजय चटर्जी। इस आदमी ने पारेख फैमिली के आने से पहले ही इस अपार्टमेंट में ड्यूटी ज्वाइन की थी। धनंजय सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी किया करते थे। इधर हेतल के पिता और भाई ज्वेलरी का बिजनेस संभालते थे और माँ एक हाउसवाइफ थी और हेतल अपने 10th क्लास के बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रही थी। साल 89 में धनंजय एक लड़की से शादी करता है और लड़की का नाम था पूर्णिमा, जो आंगनबाड़ी में जॉब करती थी। वो पढ़ी लिखी थी और होशियार भी थी। दोनों तरफ की जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। अब यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं मेन कहानी की ओर। इस बीच हेतल पारेख 7:30 बजे स्कूल जाती है और 1 बजे तक घर वापस आ जाती है। 1 मार्च के दिन हेतल पारेख अपनी माँ को बताती है, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मुझे गंदी नजर से देखता है और कमेंट पास करता है, लेकिन यशोमती उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती। 3 मार्च को हेतल पारेख एग्जाम देकर 2 बजे घर वापस आती है और वो दोबारा अपनी माँ से कहती है कि जब वो घर वापस आ रही थी तो वॉचमैन उसे गंदे लहजे में पिक्चर देखने के लिए बोला। अब ये बात सुनकर माँ को गुस्सा आता है और वो शाम को अपने पति नागरदास पारेख को इस खबर के बारे में बताती हैं। और ये बात सुनने के बाद दूसरे ही दिन नागरदास ने ऑफिशियल कंप्लेंट की और धनंजय को ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया। लेकिन उस ऑर्डर को अनदेखा कर धनंजय 5 मार्च को आनंद अपार्टमेंट गया और सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक अपनी ड्यूटी पर रहा। इस बीच हेतल 7:30 बजे स्कूल गई और 1 बजे तक घर वापस आ गई। सब कुछ नॉर्मल था और रोज की तरह यशोमती मंदिर के लिए चली जाती हैं, जो कि पास में ही था। शाम के 5 बज चुके थे, लेकिन धनंजय की ड्यूटी 2 बजे खत्म हो जाती थी और नाइट शिफ्ट वाला सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुका था। धनंजय अब ऑफ ड्यूटी हो चुका था और वहीं पर धनंजय ने अपनी ड्यूटी के कपड़े उतार कर घर के कपड़े पहन लिए। इन्होंने क्रीम कलर का शर्ट और ग्रे कलर का पैंट पहना था। हेतल की माँ यशोमती जब मंदिर जाती है उस वक्त हेतल घर में अकेली ही मौजूद थी। 5:25 पर धनंजय चटर्जी एक सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि वो 3rd फ्लोर पर जा रहे हैं और कुछ टाइम में वापस आ जाएंगे। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ने जब धनंजय से ऊपर जाने का कारण पूछा तो धनंजय कहता है कि मुझे सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से बात करनी है और उन्हें बताना है कि मैं जल्दी ही नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। और धनंजय 3rd फ्लोर पर जाते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि हेतल भी 3rd फ्लोर पे ही रहा करती थी और इस वक्त वो घर में बिल्कुल अकेली थी। ये साल 1990 की बात है, जब हर किसी के पास टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन हेतल पारेख के घर पर एक टेलीफोन था। अभी समय था 5:45 का। धनंजय लिफ्ट से नीचे आता है और मैनेजर उसे पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें तो आज दूसरी जगह पर ड्यूटी करनी थी, तो तुम गई क्यों नहीं। जब धनंजय बताता है कि वो कुछ निजी कारणों के चलते वहाँ पर नहीं जा पाया और कुछ ही दिनों में मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा और आप चिंता ना करें। 5:50 पर मैनेजर वहाँ से चला जाता है और उसी वक्त हेतल पारेख की माँ यशोमती मंदिर से लौटकर आनंद अपार्टमेंट आती हैं और लिफ्ट से अपने 3rd फ्लोर पर जाती हैं और अपने घर का दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। थोड़ी देर बाद वो इंतजार करती हैं, लेकिन दरवाजा तब भी नहीं खुला तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हेतल दरवाजा खोल नहीं रही है और वहाँ एक एक करके नेबर्स आकर इकट्ठा हो गए और उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद सभी ने देखा
देखा कि हेतल की डेड बॉडी बेडरूम के सामने पड़ी है। घर के अंदर जाते ही माँ की चीख निकल गई और सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हेतल के कपड़े फट चुके थे और उसके शरीर पर काफी सारे चोट के निशान थे। ये खबर हेतल के पिता और भाई को दी जाती है। खबर मिलते ही हेतल के पिता और भाई अपने अपने काम से घर पहुंचते हैं और रात के 9:45 पर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस का कहना था कि हेतल का रेप और मर्डर हुआ है और इसके बाद पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पुलिस को क्राइम सीन से क्रीम कलर का एक शर्ट का टूटा हुआ बटन मिलता है और साथ ही एक गले की चेन मिलती है। इस चेन को देखते ही आनंद अपार्टमेंट में काम करने वाले एक व्यक्ति ने क्लेम किया कि ये चेन उसका है और फ्लैट में काम करने के दौरान शायद गिर गया होगा। इस पूरी घटना में हेतल की मां यशोमती पारेख एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। 5 मार्च को हेतल स्कूल से वापस आती है और उसके 4-4.5 घंटे बाद यशोमती मंदिर के लिए निकल जाती है। मतलब ये कि हेतल को आखिरी बार उसके किलर ने देखा और उससे पहले यशोमती ने देखा। हेतल के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी को सिक्योरिटी गार्ड धनंजय अक्सर परेशान करता था, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने की थी, जिसके बाद उसका ट्रांसफर कहीं और हो चुका था। लेकिन वो इसके बाद भी 5 मार्च को ड्यूटी पर आया और यहाँ से गया नहीं और मुझे शक है कहीं न कहीं मेरी बेटी का मर्डर उसी ने किया है। पुलिस हेतल की माँ से पूछताछ करती है। पूछताछ में हेतल की माँ ने वही बताया जो कि नागरदास ने बताया था। लेकिन यशोमती ने पुलिस को बताया कि हादसे के दिन जब वो मंदिर से वापस अपार्टमेंट पहुंची तो लिफ्टमैन ने कहा कि धनंजय उनके फ्लैट में गया था एक फोन कॉल करने के लिए और ये लिफ्टमैन धनीराम ने उनसे कहा था। साथ ही माँ ने ये भी बताया कि उनके घर से एक घड़ी भी गायब हुई है। इसके बाद लिफ्टमैन से पूछताछ होती है और पूछताछ में लिफ्टमैन रामधनी ने कहा कि 5:45 को उसने धनंजय को 3rd फ्लोर से नीचे आते वक्त देखा था। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि हेतल की माँ ने बताया कि उनसे लिफ्टमैन ने कहा था कि धनंजय 3rd फ्लोर पर उनके फ्लैट में गया था, लेकिन लिफ्टमैन ने कहा कि उसने सिर्फ धनंजय को नीचे आते वक्त देखा था। इसका मतलब हेतल की माँ झूठ बोल रही थी। इसके बाद पुलिस दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है तो वो बताता है कि धनंजय 5:25 पे 3rd फ्लोर पर गया था और वो सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से बात करने के लिए गया था। अब इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड मैनेजर को पुलिस ने आनंद अपार्टमेंट में बुलाया और उनसे पूछताछ की, जिसकी मदद से पुलिस को धनंजय के बारे में और जानकारियां मिलती हैं और उन्होंने बताया कि 5 मार्च को धनंजय को किसी और ड्यूटी पर जाना था, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि उसके कुछ पर्सनल कारण थे और उसने बताया कि 5 मार्च की शाम को उसे अपने घर जाना था किसी काम के चलते और 5 मार्च की शाम को वो अपना बैग पैक करके अपने गाँव के लिए निकल गया। लेकिन गांव जाने में कुछ घंटे बाकी थे, जिसके बाद वो पिक्चर देखने के लिए चला गया और उसके बाद अपने गांव चला गया। इधर हेतल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि हेतल के शरीर पर चाकू के 21 निशान थे और हेतल के शरीर पर कहां-कहां चाकू के निशान थे वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। 5 मार्च को ये कांड हुआ था और 12 मार्च 1990 को पुलिस धनंजय के गाँव जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस धनंजय के घर से कुछ सामान सीज करती है, जिसमें से पुलिस को वो क्रीम कलर की शर्ट मिलती है जिसे धनंजय ने डर करते वक्त पहना था और वो मिसिंग घड़ी भी मिल गई, जिसके बारे में हेतल की माँ ने बताया था। दोस्तों, क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है जितनी कि सुनने में लगती है? बिल्कुल भी नहीं। कई लोग आज भी यह कहते हैं कि हेतल का कत्ल धनंजय ने नहीं किसी और ने ही किया था। उस समय यही कहानी सभी लोगों की जुबान पर थी, लेकिन साल 1990 में लोगों का गुस्सा फूट रहा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने हेतल का रेप किया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया, जिसके बाद सड़कों पर हेतल के लिए खूब प्रदर्शन हुआ। आगे चलकर धनंजय के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है, जिसमें धनंजय के ऊपर रेप, मर्डर और चोरी के इल्जाम लगते हैं। चोरी इसलिए क्योंकि इसने घड़ी चुराई थी। पुलिस को क्राइम सीन से जो बटन मिला वो धनंजय की शर्ट से मैच हो गया, लेकिन फोरेंसिक टीम कंफ्यूज थी कि ये बटन इस शर्ट का है या फिर नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं हुआ था कि ये बटन धनंजय की शर्ट का ही है।
इसके बाद कोर्ट में धनंजय को पेश किया जाता है, लेकिन कोर्ट में सभी गवाह अपने बयान बदल देते हैं। जैसे कि आनंद अपार्टमेंट में काम करने वाला वो आदमी जिसका चेन हेतल के अपार्टमेंट में मिला था, वो बताता है कि ये चेन उसने धनंजय को गिफ्ट में दिया था। वो जब हेतल का कत्ल करने आया होगा तब उसके गले से गिर गया होगा। पुलिस ने अपनी आगे की रिपोर्ट इन्हीं गवाहों पर तैयार की थी, लेकिन धनंजय मरते दम तक यही कहता रहा कि वो निर्दोष है और उसने ना तो हेतल का रेप किया और ना ही उसका मर्डर किया है। इधर अलीपुर सेशन कोर्ट ने सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए धनंजय को फांसी की सजा सुनाई। आगे चलकर ये केस कोलकाता के हाई कोर्ट में गया और यहाँ पर भी धनंजय को फांसी की सजा हुई। फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पर भी सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी धनंजय को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन इस दौरान धनंजय कहता रहा कि वो बेगुनाह है और उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। अब इसके बाद धनंजय की फांसी की डेट फिक्स की जाती है। 14 अगस्त 2004 को ये तय किया जाता है कि धनंजय को फांसी दी जाएगी। अब दिन के 4 बजे धनंजय को उठाया जाता है और उसे नहलाया धुलाया जाता है, साथ ही उसे नए कपड़े भी दिए जाते हैं। इसके बाद धनंजय को फांसी वाली जगह ले जाया जाता है, लेकिन जाते समय धनंजय एक पुलिस वाले से कहते हैं कि क्या उनके मरने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन जारी रखी जाएगी। इस बात पर पुलिस वाला चुप रहता है और वो कुछ भी नहीं कहता है। धनंजय फांसी के वक्त सभी लोगों से यह कहता है कि वो बेगुनाह है और उसने कत्ल नहीं किया है और मुझे फंसाया गया है। मैं एक गरीब घर से हूँ तो इसीलिए मेरी कौन सुनेगा। इसके बाद अलीपुर सेंट्रल जेल में 4:30 बजे धनंजय को फांसी पर लटका दिया गया। यहाँ चौंकाने वाली बात ये थी कि धनंजय के घर से कोई भी नहीं आया था उसकी डेड बॉडी को ले जाने के लिए। शायद सबको लग रहा होगा कि हेतल का रेप और मर्डर धनंजय ने ही किया है। फिर जेल वाले ही धनंजय का अंतिम संस्कार करते हैं और ये केस क्लोज हो जाता है। लेकिन इसके बाद मामला शांत नहीं होता, बल्कि कोलकाता इंस्टीट्यूट के 2 स्टूडेंट और कुछ जर्नलिस्ट इस केस को गहराई से जांचते हैं। लेकिन इन्होंने जो बातें कही वो बातें भी गौर करने वाली थी। धनंजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 3rd फ्लोर पर गया तो था, लेकिन हेतल के घर पर नहीं गया। और धनंजय ने आगे कहा कि उसने कभी भी हेतल के साथ बदतमीजी नहीं की थी और धनंजय वहाँ पर किसी से बात भी नहीं करता था और अपने काम से काम रखता था। जब कोई उनसे मदद मांगता था वो तभी उनकी मदद किया करते थे। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए कि धनंजय फ्लैट में फोन करने के बहाने गया तो हेतल ने डोर क्यों खोला, क्योंकि हेतल तो धनंजय से परेशान थी। फिर उसे घर में कैसे घुसने देती। और 5:20 और 5:45 के बीच में सिर्फ 25 मिनट का समय था और इस 25 मिनट के अंदर धनंजय लिफ्ट से ऊपर गया और हेतल के घर के अंदर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर हेतल के साथ ये सब हुआ तो उसने विरोध भी किया होगा और शोर भी मचाया होगा। लेकिन पोस्टमार्टम में विरोध करने वाली कोई बात नहीं की गई। इसके बाद धनंजय ने उसका कत्ल कर दिया। 21 बार उसके शरीर पर चाकू से वार किए गए थे। लेकिन जब धनंजय ने कत्ल किया तो उसके कपड़ों पर खून के दाग जरूर लगे होंगे, लेकिन जब वो 3rd फ्लोर से नीचे आया तो उसके कपड़े बिल्कुल साफ थे। और उसके बाद उसने नीचे आकर सिक्योरिटी गार्ड के मैनेजर से भी बात की। देखा जाए तो 25 मिनट में वो ऐसा नहीं कर सकता। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात भी साबित नहीं हुई कि रेप हुआ भी था या फिर नहीं, क्योंकि दुष्कर्म में जो इंजरीज होती हैं वो हेतल के शरीर में नहीं थी। लेकिन लोगों ने मान लिया कि धनंजय ने रेप किया है। हेतल के शरीर और नाखून में किसी और के खून और शरीर के अंश मिले थे, लेकिन उसका डीएनए धनंजय के डीएनए से मैच नहीं हुआ था और धनंजय के उस घर में घुसने का कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं मिला। और डॉक्टरों ने धनंजय के शरीर की भी जांच की, क्योंकि हेतल ने रेप का विरोध किया था तो जाहिर सी बात है कि धनंजय के शरीर पर कोई न कोई खरोंच का निशान जरूर आना चाहिए था, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं था। और जब हेतल के घर की वो मिसिंग घड़ी मिली तो उसे हेतल की माँ को दिखाया गया और वो मान गए कि ये उनकी गायब हुई घड़ी है। जिसके बाद पुलिस उस घड़ी को लेकर उस दुकानदार के पास जाती है जहां से उन्होंने ये घड़ी खरीदी थी और घड़ी के बिल का कॉपी चेक करती है।
दुकानदार वो बरामद करी हुई घड़ी और अपने पास घड़ी के सीरियल नंबर को मैच करता है। बिल में घड़ी का सीरियल नंबर लिखा हुआ था, लेकिन ये नंबर घड़ी के सीरियल नंबर से मैच नहीं हुआ। मॉडल सेम था, लेकिन घड़ी के सीरियल नंबर अलग अलग थे। इसका मतलब ये धनंजय की खुद की घड़ी थी। जब हेतल का कत्ल हुआ था तो पुलिस के पहुंचने से पहले कई सारे लोग क्राइम सीन यानी हेतल के फ्लैट के अंदर गए थे, जिससे किलर के फिंगरप्रिंट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिन भी लोगों ने कोर्ट में धनंजय के खिलाफ गवाही दी थी, उन सभी लोगों की धनंजय से बनती नहीं थी। क्या धनंजय नाराज था कि हेतल और उसकी फैमिली ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कराई थी और उसी गुस्से में उसने हेतल का रेप और मर्डर कर दिया? क्या यशोमती पारेख ने पुलिस से झूठ बोला था? आपको क्या लगता है कि कोई और धनंजय के अलावा उस फ्लैट में गया होगा जब हेतल अकेली थी? कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।